अच्छा, ठीक हो गया। जी। तो ये होती है एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स थेरेपी। और ये सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर्स ओसीडी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। HIV एड्स की बीमारी होती है ना, HIV। जी जी वही है। जी, ये किसी ने यहाँ पे पूछा है कि HIV क्या होता है। HIV एड्स की बीमारी होती है और इसके लिए आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। आप अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं, और एक चीज ये चीज भी आपको ख्याल रखनी पड़ती है कि जब आपको HIV की बीमारी हो, फोबिया है। अच्छा, मैं फोबिया को क्लियर करती हूँ, परेशान नहीं हूँ। फोबिया पता है क्या होता है? एक, अच्छा जी, मैं बताती हूँ क्वेश्चंस। अच्छा, पहले क्वेश्चन आया है जी, फोबिया क्या होता है। अच्छा, फोबिया में ना एक इंसान को किसी स्पेसिफिक सिचुएशन का, किसी स्पेसिफिक पॉइंट का, किसी स्पेसिफिक प्लेस का डर और खौफ होने लग जाता है। जैसे आपको ये डर हो, अगर मैं कुत्ते के पास से गुजरा तो कुत्ता डॉग जो है मुझे वो काट लेगा। अब आप जब भी डॉग को देखोगे, आपके अंदर फियर जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको लगेगा अच्छा ये मेरे पास से भी गुजर गया ना तो मैं जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाऊंगा। अब ये फोबिया आपको सिर्फ और सिर्फ डॉग को देखने के बाद ही शो होगा। उससे पहले आपको कोई मसला नहीं होगा, आप बिल्कुल नॉर्मल हालत में होते हो। हम उसी वक्त डिफिकल्ट प्रॉब्लमेटिक होते हैं जब हम उस सिचुएशन को अकर करते हैं। कुछ लोगों को चेयर लिफ्ट का होता है, कुछ लोगों को हाइट का होता है, कुछ लोगों को पानी का होता है, कुछ लोगों को ब्लड का होता है, कुछ लोगों को हॉस्पिटल्स का होता है। ये स्पेसिफिक फोबियाज है। जैसे कुछ लोगों को ये होता है, घर में अकेला रहा तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, अकेले रहने का डर लगता है, अंधेरे का खौफ होता है, मौत का खौफ होता है। ये सारे फोबियाज की टाइप है। जैसे यहाँ पे अजहर ने एक क्वेश्चन पूछा है कि मौत के खौफ, मौत कब्र का खौफ होता है लोगों को, मौत के बाद हमारे साथ में क्या होगा इस बात का भी खौफ होता है। अब अब जब तक एक बंदा मौत को एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो इस खौफ में मुब्तला रहेगा। हमने उस पर्सन को सेम ERP के थ्रू ही टैकल करना है। हमने उसको कहना है अच्छा ये बताओ, अगर मौत वाकया, तुम इस दुनिया में आए हो तो तुमने इस दुनिया से जाना भी है। मैं आप दुनिया में कोई भी बंदा है उस दुनिया में नहीं रहेगा। हर हर मजहब में, हर हर अकीदे में इस बात का कॉन्सेप्ट है कि इस्लाम इस्लाम में तो एक प्रॉपर फिक्स्ड है कि आपने इस दुनिया से जाना ही जाना है, आप दुनिया में बिल्कुल भी नहीं रह सकते हैं। तो हम फिर लोगों को कहते हैं अच्छा ये बताओ तुम, अगर ये बात कहते हो कि मौत क्या वाकया नहीं होगी, वो कहेगी मौत वाकया होगी। तो हम फिर लोगों को कहते हैं अच्छा आप ये बताएं सही कि मौत का कोई वाक टाइम एक फिक्स है। मेरा आपका किसी भी पर्सन का, क्या हम इतने नहीं कहें कि अल्लाह ने हमें पहले ही बता दिया है कि तुम्हारी मौत तो इस टाइम पे वाकया होगी। आपको लगता है दिल की धड़कन तेज होने के बाद मुझे हार्ट अटैक आएगा और मेरी मौत हो जाएगी। तो आप ये बताएंगे दिल की धड़कन, दिल का तो काम है धड़कना, वो तो धड़केगा। वो तो एक उसके अंदर जो है ना, वो सारी की सारी एक सिचुएशन पैदा हुई हुई है। तो दिल के धड़कने से तुम्हारी मौत कैसे वाकया हो जाए? तुम अपनी दुनिया में आए हो, तुम्हारी जिंदगी का एक मकसद है, तुमने अपना मकसद पूरा कर लिया है उसे। बहुत सारे लोगों को तो अपनी जिंदगी के मकसद का ही नहीं पता होता है। फिर हम कहेंगे पहले अपनी जिंदगी का मकसद तो ढूंढो, मकसद ढूंढोगे तो तुम उस मकसद के ऊपर लगोगे, अपने एम को फुलफिल करोगे। और जब तक तुम्हारा एम नहीं मुकम्मल होगा तुम इस दुनिया से जा भी नहीं सकते हो।
अब कुछ लोगों को अपनी जिंदगी का मकसद छोटी उम्र में पता चल जाएगा, कुछ लोगों को अपनी जिंदगी का 40 साल गुजारने के बाद पता चलता है। हम दुनिया में इस मकसद के लिए आए थे, और बंदा किसी और काम में लगा हुआ होता है, फिर उस काम को छोड़ के अपने एम की तरफ चल जाता है। ये चीज होती है। फिर अगर मौत, आप में से कोई भी बंदा है उसने कभी आज तक देखा कब्र में लोगों मुर्दों के साथ में क्या होता है, तो लोग कहते हैं हमें तो नहीं पता है। तो हम कहते हैं अगर तुमने दुनिया में रहे, तुम्हें ये बताया जाता है कि तुमने मौत के बाद अगली दुनिया में जाने की तैयारी करनी है, तो तुम्हारी जिंदगी के मामलात कैसे है? क्या तुम सारे दुनियावी और दीनी दोनों मामलात कर रहे हो? अगर तुम कर रहे हो तो तुम फिर परेशान क्यों हो? जब ये सारे पॉइंट हम उस पर्सन के दिमाग में बिठा देते हैं, फिक्स कर देते हैं, तो इंसान जो है वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। अगर बंदा नमाज पढ़ता है, कुरान पढ़ रहा है, अपने उसके दीनी मामलात सारे ठीक है, दुनियावी मामलात में किसी के साथ में झूठ नहीं बोल रहा, बुग्ज नहीं कर रहा है, गीबत नहीं कर रहा है, चुगली नहीं करता है, लेन देन के मामलात उसके बिल्कुल सही जा रहे हैं, वो किसी को जानबूझ के तकलीफ नहीं देता है, तो उसे फिर इस पर्सन को इस बात का भी यकीन होना चाहिए कि मेरे अच्छे अमाल मुझे अगली दुनिया में एक अच्छे पॉइंट्स पे लेके जाएंगे। नाउ योर पॉइंट इज क्लियर। जब ये बंदे के दिमाग में हमने ये सारी चीजें बिठा देनी है, फिर हम उस पर्सन से सवाल पूछते हैं, अब तुम्हें मौत से डर लग रहा है? और मौत तो बंदे और अल्लाह के दरमियान में एक हाइल पर्दा है। जिंदगी एक पर्दा है अपने रब से मुलाकात का। हर इंसान को इश्तियाक है अपने रब से मिलने का। और जिंदगी जब खत्म हो जाती है तो वो आपके दरमियान से एक पर्दा खत्म हो जाता है, आप अपने रब से रूबरू हो जाते हो। तो मखलूक को अपने खालिक से मिलने का शौक होना चाहिए या उससे घबराना चाहिए? जब ये पॉइंट हम उसके दिमाग में फिक्स कर देते हैं, तो बंदे को मौत से डर नहीं लगता, अब बल्कि उसे शौक हो जाता है। अच्छा, मिल मर जाऊंगा तो अल्लाह से मिल लूंगा, और क्या चाहिए बंदे को? अगर आपके क्वेश्चन पॉइंट क्लियर हो गया, तो यहाँ तक होती है एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स थेरेपी, और ये प्रॉपर हम लोग सेशंस के थ्रू करवाते हैं। ये तो जस्ट ओनली एक सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको एक्सप्लेन की है, और ना इसकी प्रॉपर सेशंस होते हैं, प्रॉपर सिटिंग होती हैं, फिर हम लोगों को लोग फिर इसको एक्सपोजर, अगर कोई स्पेसिफिक प्लेस के ऊपर होती है तो हम उस पॉइंट के ऊपर लोगों को भेजते हैं। ट्रैवलिंग में है, अगर किसी को ट्रैवलिंग का फोबिया, तो हम लोगों को कहते हैं अब तुम ट्रैवल करो। अब तुम ट्रैवल करो और तुम ये देखो तुम्हारी तबीयत कैसी है, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, तुम्हें अच्छा महसूस हो रहा है, तुम डिफिकल्टी में तो नहीं ना आए, तुम्हें कोई इशू तो नहीं ना हुआ? तो जब वो पर्सन के सारे पॉइंट्स क्लियर होते जाते हैं, तो वो पर्सन अपनी लाइफ को एंजॉय करना स्टार्ट कर देता। फियर आपके अंदर डोपामाइन को खत्म कर देता। एक बंदा खौफ की हालत में है, तो आप कैसे मुमकिन है कि वो उसकी जिंदगी में कोई अच्छा पॉइंट भी हो रहा हो तो वो उसको एंजॉय कर रहा हो? अभी क्वेश्चंस मैं आपके बाद में पढ़ूंगी, आप परेशान ना हो, ठीक है? तो वो जब आपके क्वेश्चंस का टाइम आएगा तब आप पूछिएगा, मैं आपको उसका आंसर करूंगी। और साथ में हम लोग लोगों को फिर रिलैक्सिंग पॉइंट्स भी बताते हैं, और इसके बाद जो है उसको काल्मिंग किस तरह से रखना है, उसके प्रेजेंट मोमेंट में कैसे रखना है, ग्राउंडिंग टेक्निक्स होती हैं, बहुत सारी रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती हैं। तो उस पर्सन को जैसे जैसे हम सिखाते जाते हैं, वो पर्सन अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में लाता है। एक दिमाग में आपको हमेशा, हम लोग ना साइकोथेरेपी के जब भी सेशंस करते हैं ना, हम लोगों को एक बात पहले ही बता देते हैं। हम लोगों को कहते हैं कि हमने आपके ब्रेन की सर्जरी करनी है। आप लोग कहते हैं कि आप जख्मों को उखाड़ेंगे, आप हमारे वो पॉइंट्स जिनसे हमें तकलीफ होती है आप दोबारा से उनको याद करेंगे। तो हम लोगों को कहते हैं कि आपके अगर कोई दाना बन जाता है जिसके अंदर पस पैदा हो जाती है,
आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या आप डॉक्टर को कहते हैं कि मेरे ऊपर क्रीम लगा के पट्टी कर दो? डॉक्टर तो ऐसे काम नहीं ना करता है। डॉक्टर आपके उस, जहां पे उसे लग रहा है कि यहाँ के अंदर जो है वो एक ऐसा मटेरियल है जिससे आपकी बॉडी, आपकी जो बोन है वो डैमेज हो सकती है, तो वहां पे वो कट लगा के उस मटेरियल को निकालता है। वो निकालने के बाद उसको अब साफ करेगा, साफ करके आपकी फिर बैंडेज की जाती है। सेम इसी तरह से हम लोगों के दिमाग में पहले उनके डिफिकल्ट पॉइंट्स को खोलते हैं, उसकी गिरे खोलते हैं, ताकि उसके सारे कैथारसिस हो, उसके सारे इमोशंस रिलीज हो जाए जो उसके पेनफुल है। उसके फियर को, सारे पॉइंट्स को इसलिए याद करवाया जाता है ताकि वो सिचुएशन को फेस करे। जब उसके सारे इमोशंस रिलीज हो जाएंगे, अब हम उसके अंदर इम्पोज करना स्टार्ट कर देते हैं पॉजिटिव उसके बिहेवियर्स। और जैसे जैसे वो प्रैक्टिस करता जाता है हमारे अकॉर्डिंग, उसके फिर वो न्यू पाथ्स के ऊपर चल रहा होता है, तो उसके दिमाग में चीजें फिक्स होती जाती है। और ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। ये एक दिन या एक सेशन का खेल नहीं है। मसले आपके एक दिन में नहीं बने होते हैं, तो इसीलिए आप ये कभी मत समझिएगा कि साइकोलॉजिस्ट से एक सेशन लेके हम ठीक हो जाएंगे। इससे अगली स्लाइड शेयर कर दें। अब यहाँ पे मैंने कुछ सीबीटी की कुछ टेक्निक्स भी ऐड की हैं, ताकि जो लोग ये समझते हैं कि हम कौन कौन सी टेक्निक्स को अप्लाई करवाते हैं, ये जस्ट ओनली कुछ पॉइंट्स हैं, ये कोई प्रॉपर पूरी थेरेपी नहीं है। आपने ये देखना है कि आपके कौन से डिफिकल्ट पॉइंट्स हैं, फियर के हों, डिप्रेशन के हों, ट्रॉमा के हों, किसी भी पॉइंट के हों। आपने सबसे पहले अपने डिफिकल्ट पॉइंट को आइडेंटिफाई कर लें। जब आपके डिफिकल्ट पॉइंट्स की आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी, फिर आपने ये देखना है कि आप अपने नेगेटिव पॉइंट्स को कैसे चैलेंज कर सकते हैं। नेगेटिव पॉइंट्स को चैलेंज करने के लिए आपने हमेशा पॉजिटिव पॉइंट्स अपने दिमाग में लेके आने होते हैं। मैं मनफी सोच रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि अभी मैंने मीटिंग को स्टार्ट किया हुआ है और कहीं वाईफाई ना चला जाए, मेरे मोबाइल की चार्जिंग ना खराब हो जाए, मेरा मोबाइल चलते चलते बंद ना हो जाए। अब मैं एक नेगेटिव थॉट्स को लेके आ रही हूँ, तो आप मुझे ये बताएं कि एक नेगेटिव थॉट मुझे पॉजिटिव रिएक्शन या मेरा पॉजिटिव बिहेवियर बना सकता है? मैं तो डिस्टर्ब होगी। अब मेरे तो दिमाग में चल रहा है कि नहीं नहीं, मीटिंग कभी भी एंड हो सकती है, नेट जा सकता है। अब इस फियर के नतीजे में मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा और मैं यहाँ पे बोल भी नहीं पाऊंगी, क्योंकि मेरे दिमाग में चल कुछ हो रहा है। मैं उस चीज के बारे में सोच रही हूँ जो अभी बिल्कुल भी अकर नहीं हुई है। लेकिन अब मैं उस 2 घंटे बाद के बारे में सोच लूंगी, तो मेरे टाइम और स्पेस का डिफरेंट हो जाएगा। अभी टाइम है इस टाइम 9:30 का, लेकिन मैं सोच रही हूँ 10:30 के बारे में, तो टाइम एंड स्पेस का डिफरेंस है। अब मेरा माइंड यहाँ पे नहीं है, वो 10:30 बजे का सोच रहा है, जबकि मेरी बॉडी जो है वो 9:30 बजे मौजूद है। तो मैं 9:30 बजे सोच के 10:30 बजे कैसे इस बात की प्रिडिक्शन कर सकती हूँ कि 10:30 बजे क्या होना है? हम में से कोई भी पर्सन नहीं जानता है। लेकिन अगर मैं अभी के बारे में सोचना शुरू कर दूं कि अभी नेट भी आ रहा है, मोबाइल भी चल रहा है, लोग सुन भी रहे हैं, मीटिंग भी सही जा रही है, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, तो मैं फौरन से रिलैक्स हो जाऊंगी। मेरा कॉन्फिडेंस फौरन से इनहांस होना स्टार्ट हो जाएगा और मैं बिल्कुल इजी होके बात करूंगी। दैट्स कॉल कि मैंने अपने आप को कैसे प्रेजेंट मोमेंट में मैं ले आई। प्रेजेंट मोमेंट में अगर हम अपने आप को रखते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में बड़ी से बड़ा इशू भी हो जाएगा, हम उसको चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम प्रेजेंट मोमेंट में नहीं मौजूद हैं, हम पास्ट में है या फ्यूचर में है, तो हम उस छोटी सी भी इशू को टैकल नहीं कर पाएंगे। जैसे लोग कहते हैं हमसे डिसीजन मेकिंग नहीं होती है,
क्योंकि आप अपने प्रेजेंट में ही नहीं है, तो आपके अंदर डिसीजन मेकिंग की क्या होगी? एक्सपोयर। आप अपने फियर की सिचुएशन को, जैसे हमने पहले एक्सपोयर एंड रिस्पॉन्स थेरेपी की, और साथ में फिर आप अपने आप को रिलैक्स रखते हो, आप ग्राउंडिंग टेक्निक्स को अपनाते हो, आप माइंडफुलनेस करते हो, आप डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हो, आप अपने फियर को चैलेंज करते हो, आप पॉजिटिव एफर्मेशन करते हो, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करते हो, आप ये सारे चीजों से अपने दिमाग को इंस्टेंट यानी कि प्रेजेंट मोमेंट में ले आते हो। आप सिचुएशन को देखते हो, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स अपनाते हो। अगर मुझे फियर हुआ तो क्या हो जाएगा? मैं अपने आप को रिलैक्स रखने के बारे में सोचूंगा, मैं अपने माइंड को डाइवर्ट कर लूंगा, मैं अपने माइंड को किसी और चीज में इंगेज कर लूंगा, मैं अपने आप को डिस्टर्ब नहीं होने दूंगा, मैं पानी पी लूंगा, मैं अपने आप को वहां से मूव ऑन कर जाऊंगा। ये सारी चीजें जब बंदा सोचेगा, आपका फोकस कहाँ होता है? प्रॉब्लम के ऊपर। लाइट चलेगी, अच्छा पंखा नहीं चल रहा है, गर्मी हो रही है, क्लास कैसे लूंगा? आप सोच ही नहीं रहे हो। अगर लाइट चलेगी है तो जनरेटर भी चल सकता है। लाइट को, अगर आपको गर्मी लग रही है तो आप पंखे के किसी भी चीज के साथ में अपने आप को हवा दे सकते हो। अगर लाइट चलेगी है तो आप टॉर्च भी ऑन कर सकते हो। आप उस प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ, कॉपिंग स्किल्स की तरफ जब जाते हो, तो आपकी सिचुएशन डिफिकल्ट कभी भी नहीं रहती है। कीपिंग अ वरियर जर्नल, आप लिखो। मैंने ये ना एक रिसर्च पढ़ी थी कि जब रात का टाइम होता है तब हमारा जो दिमाग का टेम्पोरल लॉब होता है, यानी जो कॉन्शियस होता है, जो हमारा ये टेम्पोरल लॉब जिसे हम लोग कहते हैं ना, एक सजदा वाला पॉइंट होता है, यहाँ पे हमारी लूप्स हैं। हमारे दिमाग में 4 लूप्स हैं। ये है कॉन्शियस, यानी कि जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपको अपनी बात समझा रही हूँ, आपको सारे पॉइंट्स जो है वो क्लियर कर रही हूँ, ये मेरा कॉन्शियस माइंड है, मैं अवेयर हूँ, मैं प्रेजेंट मोमेंट में मौजूद हूँ। रात के टाइम के ऊपर ये बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। आप इस टाइम अपने गोल्स लिखें। आपने जिस भी पॉइंट के ऊपर आप काम करना चाहते हैं, आप इस टाइम के ऊपर करेंगे, तो आपका कॉन्शियस माइंड उसको बहुत जल्दी अडाप्ट कर लेता है। फिर इसके अलावा आप अपने आप को फिजिकल एक्टिविटीज में एंगेज करना स्टार्ट कर ले। आप अपनी, अच्छा जो बंदा फारिग रहता है ना, वो उतना ज्यादा डिस्टर्ब रहता है ये जिंदगी में। जो लोग कहते हैं ना कि हम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, हम ये है वो है ये है, वो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा फोकस उनका कभी भी एक प्रोडक्टिव चीजों के ऊपर नहीं होता है, वो हमेशा अपने टाइम को वेस्ट कर रहे होते हैं। जो बंदा बिजी रहता है ना, या जो बंदा ओवर थिंकिंग क्यों लोग करता है, फारिग बंदा है, फारिग बैठा हुआ हूँ, मैंने अपने दिमाग को, अच्छा ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, उसने मुझे क्यों ऐसी बात कही, वो मुझे क्यों कह गया, उसने मेरे साथ में ऐसा क्यों कर दिया, ये बंदा ना वही वही करता है कर। जो फारिग हो। जो इंसान फारिग नहीं रहेगा, बिजी रहेगा, वो कभी भी ओवर थिंकिंग नहीं करेगा। तो इसीलिए आपने अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में रखना है। अपनी लाइफ में शेड्यूल दें, अपनी एक प्रोडक्टिव एक्टिविटीज को स्टार्ट करें, अगर आप अपने दिमाग में बिल्कुल फिट रहना चाहते हैं। जो लोग कहते हैं ना कि हम सारा दिन काम, थोड़ा सा काम कर ले थक जाते हैं, मैं आपको अपनी एग्जांपल दे सकती हूँ। मैं सुबह 8 बजे की उठी हुई हूँ, और स्टिल ये रात के 10 बज रहे हैं, और इसमें मैं आधे घंटे की ब्रेक के बगैर कंटिन्यूअसली वर्क कर रही हूँ। बट आई एम फ्रेश, मुझे कोई थकन नहीं है। मैं इसके बाद भी, मेरी एक स्लॉट है जो सेशन की है, उसके बाद मैंने, क्या कहते हैं, मेरा डे कहीं रात के 12 बजे जाके एंड होगा, जो वर्किंग डे होगा। मुझे कोई मसला नहीं है, मुझे कोई थकन नहीं है, मेरे सर में कोई दर्द नहीं हो रहा है, मुझे कोई मसला नहीं हो रहा है, मैं इजीली लोगों को हील कर सकती हूँ इस टाइम पे। क्यों? क्योंकि मैं बिल्कुल भी ओवर थिंकिंग नहीं करती हूँ।
मेरी प्रोडक्टिविटी एक्टिविटीज होती है, मैं अपने आप को एक एक मिनट को इंगेज रखती हूँ। मैं अपने इमोशंस को बिल्कुल भी, हत्ता के बाज औकात, यानी कि मैंने 6 घंटे की मुसलसल लाइव क्लासेस फिजिकली ली हुई होती है संडे वाले दिन, लेकिन उसके बाद में मैं बहुत इजीली ला के अपने 4 घंटे की इस वेबिनार की प्रैक्टिस को करती हूँ। मुझे कोई इशू नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मैं अपने आप को प्रेजेंट में रखती हूँ। ये सारी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज है, इसमें कोई भी फालतू एक्टिविटीज नहीं है। बंदा, जो लोग कहते हैं ना कि हम थक जाते हैं, वो इसलिए थकते हैं क्योंकि वो स्ट्रेस में रहते हैं। वो अपने कामों को बहुत ज्यादा हाइप पे ले जाते हैं। वो ये सोचना शुरू कर देते हैं, अच्छा मैंने अभी ये काम करना है, मैंने अभी पढ़ना है, मैंने क्लासेस लेनी है, मैंने काम पे जाना है, मैंने ड्यूटी देनी है, मैंने अपने ऑफिस को जाके एंगेज करना है। वो घर से ही सोचना शुरू कर देते हैं, वो अपने फियर को, अपने स्ट्रेस को बढ़ा लेते हैं। ये जो लोगों के कंधे हैं ना, ये आप अपने जरा कंधों को चेक करें। जो लोग कहते हैं ना हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, वो जरा अपनी एक फिंगर को अपने शोल्डर के ऊपर रखें और जरा इसको प्रेस करें। अगर वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, फियर में रहते हैं, तो उनके कंधे हार्ड होंगे। हार्ड रहने की वजह से ये स्ट्रेस होता है। जैसे ही किसी बंदे के स्ट्रेस रिलीज होता है ना, हम लोगों से कहते हैं कि आप माइंडफुलनेस प्रॉपर कर ले, तो लोगों को कोई स्ट्रेस हम उनका रिमूव कर देते हैं ना, तो वो झटका उनको लगता है और उनके कंधों से बोझ उतर जाता है और वो बंदा फौरन से रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि वो बोझ वो कंधों से उसके उतर जाता है। और लोग, अब मेरे फ्राइडे वाले दिन मेरे चाइना में क्लाइंट है, वो कहते कि मैंने ना एक पॉइंट था, वो किसी बात को लेके किसी बंदे ने उसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी जिसको वो उठाना नहीं चाहते थे। तो उसको जब उस बंदे ने कहा ना, अच्छा चलो तुम नहीं कर सकते हो तो तुम छोड़ दो, तो कहते वो जैसे ही उसने मुझे वो बात कही ना, तो मैंने ऐसा फील किया जैसे मेरे कंधों से कोई बोझ उतर गया। कहता आप बिल्कुल सही कहती हैं, कंधों पे बोझ होता है और वो स्ट्रेस का होता है, इसीलिए आप खुद को थका थका महसूस करते हैं। और इसके अलावा अपनी फैमिली में एंगेज रहें, अपनी फैमिली को सपोर्टिव सिस्टम अपना बनाएं, लोगों के साथ में मिले जुले बातें करें, उनके साथ में खुद को एंगेज करते रहें, हेल्दी एक्टिविटीज रखें, अपनी सोशल गैदरिंग करें, अच्छे अच्छे लोगों से मिले। आपकी जैसी कम्युनिटी होती है वो आपके ऊपर इन्फ्लुएंस करती है। बैड कम्युनिटी से अच्छा है अकेले रहें। कभी भी बैड कम्युनिटी को इंगेज ना करें। आपकी कम्युनिटी हमेशा इम्पैक्ट डालती है। अगर आप बैड कम्युनिटी में हैं, टॉक्सिक कम्युनिटी में हैं, तो आपने स्पंज नहीं बनना है, आपने हार्ड हो जाना है। आपने उनके बिहेवियर्स को एब्जॉर्ब नहीं करना, आपने बाउंड्रीज को सेट करना। ये है आज का वेबिनार। उम्मीद है कि आपको जो मैंने बताया है वो आपके दिमागों में बैठ गया होगा। अब देखते हैं जी आपके क्वेश्चंस। यहाँ पे जो क्वेश्चंस है मैं उनका आंसर कर चुकी हूँ। अगर इसके अलावा आप में से किसी और पर्सन का कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकता है। एड्स फोबिया में एक्सपोयर, आपको जो मैंने जैसे बताई है, एक्सपोयर एंड रिस्पॉन्स थेरेपी, आपको उस हवाले से जो है वो सारी बातें बताई जाती है। उस हवाले से बताया जाता है तुम्हें कभी ऐसी सिम्टम्स आई हैं, और उस हवाले से आपको ये सारी चीजें बताई जाती है, आपको इमेजिन करवाया जाता है। तो जो आपको इमेजिनेशन करवाई जा रही होती है, तो आपको वो सारी सारी चीजें आपको बताई जाती हैं।
जैसे मैंने डेथ फोबिया के हवाले से एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स थेरेपी करवाई है, सेम उसी तरह से हम लोग क्या कहते हैं सारी फोबियाज की करवाते हैं, इलनेस एंजाइटी की भी करवाते हैं। नेगेटिव थॉट्स आपको इसलिए आते हैं क्योंकि आप एक चीज को बार बार सोच रहे होते हो। आप अपनी लाइफ के नेगेटिव इवेंट्स को ज्यादा सोचते हो। आप जब सोच नेगेटिव थिंकिंग के बारे में रहे होते हो तो आपको ऐसा लग रहा होता है कि अभी मेरे साथ में कोई बुरा वाकया आ जाए। ओवर थिंकिंग हम तभी करते हैं, एक तो जो लोग परफेक्शनिज्म अपनी लाइफ को बिल्कुल परफेक्ट देखना चाहते हैं, एक वो जो ओवर थिंकिंग करते हैं, जो उसके ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। फोकस होता है कि अच्छा अभी हादसा आ जाएगा, अभी वाकया आ जाएगा, अभी कोई चीज खराब हो जाएगी, अभी ऐसा हो जाएगा। जब आप उसके ऊपर अटेंशन पे करते हो तो वो आपकी नेगेटिव थिंकिंग बन जाती है। आप 1 घंटा ओवर थिंकिंग कर लो, आपका दिमाग अगले घंटे ऑटोमेटिकली ट्रेन हो जाएगा और आपको वो थॉट्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसीलिए अपने आप को आपने फौरन से पॉजिटिव थॉट्स की तरफ लेके जाना होता है, और आपने उस अपनी उस हवाले से ना अपने दिमाग को स्टॉप करना होता है। फोकस नहीं आपने करना होता चीजों पे। इसकी वजह यही हो सकती है कि आप कभी रात के वक्त कहीं बाहर गए होंगे तो आप डर गए होंगे, फिर उसके बाद से आपके जहन में जो है वो डर बैठ गया और आपने उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया। इसीलिए आपको जब भी रात से आप घर को जाते हैं तो आपको डर और खौफ होता है। आपको खौफ होता है अभी घर से निकलूंगा तो कुछ हो ना जाए, कोई वाकया ना पेश आ जाए, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। मेडिसिन इज इफेक्टिव। देखिए, मेडिसिन जो है ना वो आपकी सिम्टम्स इन सोचों से बाहर निकाल, ले ले 10 साल ले ले, 10 साल मेडिसिन लेने के बाद भी लोगों की एंजाइटी ठीक नहीं होती है, तो क्या इसका मतलब है कि आपकी थॉट बदल जाएंगी? मुझे खौफ था मौत का, अब मौत की तो मेरे दिमाग में सोच बैठी है। क्या आपकी मेडिसिन आपकी वो सोच तब्दील कर होती है? मेडिसिन सकती है। जैसे एक पर्सन के अंदर सिरोटोनिन, जिसे हम लोग इमोशंस को कंट्रोल करने वाला न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, वो बहुत ज्यादा एक्सेसिवली रिलीज हो रहा होता है इंसान की बॉडी में। अब जब वो एक्सेसिवली रिलीज हो रहा होता है तो इंसान को ये खौफ होता है, डर होता है, अभी मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, और वो बहुत ज्यादा रिलीज होगा। मेडिसिन क्या करेगी कि मेडिसिन आपकी उस रिलीज करने की जो स्पीड है उसको कम कर देगी। वो आपकी बॉडी में रिलीज होता है सेरोटोनिन, लेकिन वो जो सॉल्ट आपको दिया जाता है वो आपकी सेंसेशन को कम कर देगी। आपको फील होना कम हो जाता है, जैसे लोग कहते हैं ना हमारा मेमोरी लॉस स्टार्ट हो गया, वो मेमोरी लॉस नहीं हो रहा होता है, वो बेसिकली आपके न्यूरो आपकी आवाज नहीं आ रही। अब उसको स्किजोफ्रेनिया तो नहीं है, लेकिन उसको ये डर और खौफ हो रहा है कि मुझे जो है वो चीजें नजर आ रही हैं।
अब उस एंटी डिप्रेसेंट या एंटी साइकोटिक की वजह से आपको जो है वो चीजें नजर आ रही होती हैं। तो इसीलिए ये एंटी साइकोटिक और एंटी डिप्रेसेंट के साइड इफेक्ट प्रॉपर आते हैं। तो इसीलिए हम लोगों को बहुत कम मेडिकेशन करवाते हैं। हम लोगों को कहते हैं कि आप न्यूरोटिक डिसऑर्डर के लिए पहले अपनी साइकोथेरेपी ले। अगर साइकोथेरेपी लोगों के ऊपर असर नहीं ना करे, हमें यानी कि पता चले कि क्लाइंट्स के 5-6 सेशंस के बाद लोग ठीक नहीं हो रहे, हम उनकी खुद अपने साइकेट्रिस्ट हमारे प्रॉपर टीम में मौजूद होते हैं। जो मेरे जो यानी कि साइकोटिक इलनेस वाले डिसऑर्डर्स वाले जिनमें पेशेंट्स को ट्रीट करती हूँ, जो बायपोलर के होते हैं, स्किजोफ्रीनिया के होते हैं, या जो ओसीडी स्वेयर लेवल के होते हैं, तो उनको हम लोग मेडिकेशन करवाते हैं और वो साइकेट्रिस्ट करते हैं। मेरी साइकेट्रिस्ट है डॉक्टर शाइस्ता है, वो करती हैं। लेकिन पहले हम लोगों कहते हैं अपनी साइकोथेरेपी, अगर स्किजोफ्रीनिया है वो साइकोटिक है और मुझे पता है कि उसके ऊपर जो वो मेरी साइकोथेरेपी मैं उसको मैनेज कर सकती हूँ, लेकिन उसकी सिम्टम्स का कम होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए मैंने उसको पहले ही कह देना होता है। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं एंजाइटी के लिए लोगों को कहूंगी जाओ पहले तो मेडिसिन लो, तो मैं उसको बिल्कुल भी नहीं कहती हूँ। क्योंकि यहाँ पे कोई वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने मेडिसिन हर बंदे की करवानी है। इसके अलावा किसी और का कोई क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द टॉपिक? चले ठीक है, फिर आपका अगर कोई नहीं है, और जिन जिन मेंबर्स ने आज की मीटिंग को अटेंड किया है वो ग्रुप ओपन होगा, तब आप अपने वहां पे रिव्यू शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।